नमस्कार ऑल ऑफ़ यू। SBN ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपने पिछले वीडियोस में देखा था कि हमने जो है पिछले वीडियो में सरकार के बारे में जाना और सरकार के जो 3 अंग थे उन अंगों को हमने देखा, यानी सरकार के बारे में एक सामान्य परिचय हमने लिया कि सरकार क्या होती है और उसके जो है कितने कौन कौन से भाग होते हैं। तो आज उन्हीं भागों में से एक भाग जो है व्यवस्थापिका, उसे हम देखेंगे। इसे विधायिका भी कहा जाता है क्योंकि इसी विधायिका में यानी व्यवस्थापिका में जो है विधेयक पास किए जाते हैं या विधेयक लाए जाते हैं, तो इसी वजह से इसे जो है विधायिका कहा जाता है। तो हम पढ़ते हैं, अगर हम देखें तो व्यवस्थापिका जो है, इस व्यवस्थापिका को 2 महत्वपूर्ण भागों में बांटा जाता है, एक संघीय व्यवस्थापिका और एक राज्य व्यवस्थापिका। वो इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ पर संघीय व्यवस्था जो है वो देखने को मिलती है हमारे देश में, भारत में। तो इसीलिए अगर हम देखें तो ये संघीय व्यवस्था जो है ये कहीं ना कहीं, या संघीय शासन व्यवस्था जो है ये कनाडा से ली गई है। और हम देखते हैं कि जो हमारी जो संसद है उसको प्रमुख रूप से हम देखते हैं संविधान में इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 79 में किया गया है। और इसीलिए हम कहीं ना कहीं देखते हैं कि जो हमारी व्यवस्थापिका है उसको 2 भागों में बांटा गया है, संघीय व्यवस्थापिका और राज्य व्यवस्थापिका। तो अब संघीय व्यवस्थापिका देख लेते हैं हम सबसे पहले। तो संघीय व्यवस्थापिका जो है इसका वर्णन संविधान का जो अनुच्छेद 79 है उसमें किया गया है और उसमें कहा गया है कि शासन के संचालन के लिए एक संसद होगी और ये संसद जो है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनेगी, यानी इन तीनों को सम्मिलित रूप से संसद कहा जाएगा। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि संसद के विभिन्न अंग कौन कौन से हैं, तो सीधा है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। इसके भाग भले ही 2 हों या विभाग भले ही 2 हों, लेकिन जो हमारी संसद है, संसद को हम देखते हैं कि संसद जो है कहीं ना कहीं राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा इन तीनों से मिलकर ही बनेगी। और वो इसलिए क्योंकि जो कानून है, कानून इन तीनों से पारित होने के बाद ही कानून बनता है। यानी भले ही लोकसभा और राज्यसभा जो है वो उसे ये कह दें कि भाई राज्यसभा और लोकसभा ने बिल पास कर दिया है ना, हम मानते हैं कि कोई भी विधेयक आया वो लोकसभा से पास हो गया है और राज्यसभा से भी पास हो गया है, लेकिन जब तक उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं होंगे वो कानून नहीं बन सकता है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि इन तीनों की सहमति होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक ये तीनों नहीं होंगे तो कानून जो है वो नहीं बन पाएगा। तो इसके बाद हम देखते हैं, अगर हम देखें तो राष्ट्रपति जो है, जो कि संसद का ही एक विभिन्न अंग है, तो इस अंग का हम देखते हैं इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 52 में मिलता है। ये मैं जब आपको राष्ट्रपति का वीडियो जब मैं बनाऊंगी तो आपको उसमें बहुत डिटेल में समझाऊंगी कि राष्ट्रपति क्या कार्य करता है, उसकी शक्तियाँ कौन कौन सी हैं। तो इस तरह से हम पूरा जो है बहुत अच्छे से जानेंगे। इसके बाद मैं बताती हूँ आपको लोकसभा जो है उसके बारे में हमें अनुच्छेद 80 जो है संविधान के अनुच्छेद 80 में हमें लोकसभा के बारे में जानकारी मिलती है। तो हम देखते हैं जो लोकसभा है, लोकसभा के जो सदस्य संख्या है वो हम सबसे पहले देखते हैं। तो लोकसभा में जो सदस्य संख्या है वो जब मूल संविधान हमारा बना था, यानी 1948 में जो है जब हमारा संविधान 1949 में जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था, उस समय जो व्यवस्था थी, या ये कह लें कि 1950 में जब हमारा संविधान लागू किया गया था, तो उस समय हमारे संविधान में जो लोकसभा है, लोकसभा में सदस्य संख्या जो है वो 500 रखी गई थी। लेकिन बाद में जैसे जैसे विस्तार होता गया तो उस हिसाब से ही 1987 में आकर के गोवा दमन द्वीप पुनर्गठन एक अधिनियम बनाया गया, जो उस अधिनियम के तहत ये जो लोकसभा सदस्य थे इनकी संख्या बढ़ा दी गई और 552 कर दी गई। तो हम कह सकते हैं कि जो है 552 इसकी अधिकतम संख्या है। यानी आज अगर हम देखें संविधान को तो लोकसभा सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है वो 552 है। लेकिन अगर वर्तमान में हम देखें तो वर्तमान में सदस्य संख्या लोकसभा में 545 है। अभी वर्तमान में 545 सदस्य हैं लोकसभा में, और उसमें भी अगर हम देखें तो 530 जो हैं वो राज्यों से निर्वाचित होकर के आए हैं और जो 13 हैं वो केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होकर के आए हैं। और 2 अगर हम देखें, यानी 530 और 13, इन दोनों को अगर हम मिलाते हैं तो लगभग 543 यानी 543 होते हैं। तो 2 सदस्य जो हैं उन्हें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है एंग्लो इंडियन जो हैं उनको प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए। यानी अगर राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत होता है कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन जो है उन्हें, या आंग्ल भारतीय जो व्यक्ति हैं उन्हें उनका प्रतिनिधित्व नहीं पहुंच पाया है, तो वो 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों को जो है मनोनीत करता है। तो उसके बाद हम देखते हैं राज्यसभा।
तो राज्यसभा जो है उसका वर्णन हमें अनुच्छेद 81 या 81 में मिलता है और इसकी सदस्य संख्या जो है वो 250 है अधिकतम। वर्तमान में अगर हम देखें तो इसकी सदस्य संख्या 245 है और इसमें 233 जो सदस्य हैं वो राज्यों से आते हैं और यानी राज्यों की विधानसभा जो है वहाँ से भेजे जाते हैं राज्यों के प्रतिनिधि। और वहीं अगर हम देखें तो 12 सदस्य जो हैं उन्हें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। ये सदस्य जो हैं ये खेल, मनोरंजन, साहित्य, कला, विज्ञान इन क्षेत्रों से होते हैं। इन क्षेत्रों में इन्होंने कोई अहम भूमिका निभाई होती है, तो उसी के आधार पर इन्हें जो है राज्यसभा का सदस्य बनाया जाता है। अब अगर हम देखें कि लोकसभा के सदस्य जो हैं वो भी निर्वाचित हो रहे हैं, राज्यसभा के भी निर्वाचित हो रहे हैं, तो क्या अंतर है मैं बताती हूँ आपको। लोकसभा के सदस्य जो हैं वो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं, यानी जनता उनका प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन करती है। आपने देखा होगा हम लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में भाग लेते हैं, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि लोकसभा का जो चुनाव है वो प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, जनता उसे प्रत्यक्ष रूप से चुनती है। जबकि राज्यसभा के चुनाव में जनता जो है वो प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेती है। राज्यों की जो विधानसभाएं हैं वहीं राज्यसभा के सदस्यों को निर्वाचित करती है और अपने अपने राज्य का प्रतिनिधि जो है वो राज्यसभा में भेजती है। अब ये जो सदस्य संख्या जो है ये जनसंख्या के आधार पर निर्धारित की गई है राज्यसभा में, और जिस देश को मतलब जिस राज्य में जितनी जनसंख्या है उसी जनसंख्या के आधार पर सदस्यों का आवंटन किया गया है। और ये जो जनसंख्या जो देखी गई है वो आज की जनसंख्या या वर्तमान की जनसंख्या नहीं है, 1971 की जो जनसंख्या थी उसके आधार पर ये जो सदस्य संख्या है इनको बनाया गया है। हालांकि यह तय किया गया था कि भाई जो है केंद्र शासित प्रदेशों से भी जो निर्वाचन हो रहा है लोकसभा में वो तय किया गया था कि लगभग 20 सदस्य जो हैं वो वहाँ से निर्वाचित होंगे, लेकिन वहाँ की क्योंकि जनसंख्या बहुत कम है तो उस आधार पे उन्हें 12-13 कर दिया गया है ना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि राज्यसभा जो है वहाँ भी सदस्य आते हैं और वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और वहीं लोकसभा में भी अलग अलग राज्यों से व्यक्ति आते हैं और प्रतिनिधि करते हैं। लेकिन अब इसमें अंतर क्या है, लोकसभा में भी जो सदस्य आ रहे हैं वो राज्यों से आ रहे हैं निर्वाचित होकर के, और राज्यसभा में भी जो सदस्य आ रहे हैं वो भी निर्वाचित होकर के आ रहे हैं। तो इन दोनों में अंतर क्या है, तो मैं आपको बताती हूँ अंतर क्या है। अगर हम देखते हैं तो जो लोकसभा सदस्य हैं वो अपना जो संसदीय क्षेत्र होता है उस संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। वहीं राज्यसभा में जो राज्यों से निर्वाचित होकर सदस्य आते हैं वो अपने अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं राज्यसभा में। तो ये अंतर जो है प्रमुख रूप से देखा जाता है। मैं वापस एक बार रिपीट कर देती हूँ आपको कि लोकसभा में जो सदस्य आते हैं नियुक्त होकर के या निर्वाचित होकर के राज्यों से, वो अपने संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, और वहीं राज्यसभा में जो सदस्य निर्वाचित होकर आते हैं वे सदस्य अपने राज्यों का प्रतिनिधित्व यहाँ करते हैं। तो इस तरह से ये बेसिक अंतर जो है इन दोनों में देखने को मिल सकता है आपको। अब वहीं अगर हम राज्य व्यवस्थापिका देखें तो राज्य व्यवस्थापिका में भी विधानमंडल उसे कहा जाता है। तो राज्य में जैसा केंद्र में व्यवस्था बनाने के लिए व्यवस्थापिका होती है, सेम एज इट इज़ अपने अपने राज्य में राज्य व्यवस्था भी होती है, यानी अपने अपने राज्य की व्यवस्था को देखने के लिए राज्य व्यवस्थापिका होती है या राज्य विधायिका होती है, जिसे विधानमंडल कहा जाता है। और इस विधानमंडल में जो प्रमुख इसके जो विभिन्न भाग होते हैं वो है राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। ये तीन जो है प्रमुख इसमें विभाग होते हैं। अब अगर हम विधानसभा देखें तो विधानसभा जो है अनिवार्य रूप से हर राज्य में होती है ना। और इसमें अगर हम सदस्य संख्या देखें तो इसमें सदस्य संख्या वैसे कोई निश्चित नहीं है कि इतनी ही सदस्य संख्या होनी चाहिए, लेकिन हमारे संविधान में ये मेंशन किया गया है कि विधानसभा किसी भी राज्य की विधानसभा में सदस्य संख्या अधिकतम 500 हो सकती है और न्यूनतम 60 हो सकती है। कुछ राज्य हैं जिनकी जनसंख्या बहुत कम है, तो उस जनसंख्या के आधार पे वहाँ जो है वो अपवाद स्वरूप वहाँ पे 60 से कम भी सदस्य हैं, लेकिन संविधान में ये तय किया गया है कि 500 जो है अधिकतम हो सकते हैं और 60 न्यूनतम सदस्य हो सकते हैं। अब अपवाद स्वरूप जो है कुछ राज्य हमें देखने को मिल जाते हैं, बाकी नॉर्मली विधानसभा में ये सदस्य संख्या जो है वो निश्चित की गई है। अब अगर हम विधान परिषद को देखते हैं तो विधान परिषद जो है वहाँ पे सदस्यों की संख्या होती है विधानसभा में। पहले तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, विधान परिषद जो है वो हर राज्य में हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। विधान परिषद का गठन
विधानसभा जो है, विधानसभा के जो सदस्य हैं वो निर्णय लेकर के वो उसका गठन कर भी सकते हैं और उसे स्थगित भी करवा सकते हैं। यानी यदि विधानसभा चाहे तो वो विधान परिषद अपने राज्य में बनवा सकती है और यदि वो चाहे तो बनी हुई विधान परिषद को भी हटा सकती है। तो ये विधानसभा के हाथ में होता है। तो अगर हम देखें तो विधान परिषद जो है उसमें सदस्य संख्या जो है वो विधानसभा के 1/3 सदस्यों से कम होती है। पहले जो है ये निश्चित नहीं थी, लेकिन बाद में इसे निश्चित कर दिया गया कि विधानसभा के 1/3 सदस्यों से कम जो सदस्य हैं वो विधान परिषद के सदस्य होंगे। विधान परिषद अभी तक अगर हम देखें तो केवल 7 राज्यों में जो है विधान परिषद है, उसके अलावा किसी भी राज्य में अभी विधान परिषद नहीं है। अगर हम राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो राजस्थान में अभी जो है बिल पास होकर के जा चुका है और उस पर निर्णय आना अभी बाकी है। यानी अगर वो बिल जो है पास हो जाएगा तो राजस्थान में भी विधान परिषद जो है उसका गठन कर दिया जाएगा। तो यहाँ आपने जो ये चीज़ें देखी है इसमें हमने कुछ कॉमन देखा कि विधानसभा जो, लोकसभा और विधानसभा जो है वो लगभग इक्वल हैं। राज्यसभा और विधान परिषद जो है वो भी लगभग इक्वल है। जैसे मैं बताती हूँ आपको, अगर हम लोकसभा को देखते हैं तो लोकसभा केंद्र में लोकप्रिय सदन है क्योंकि इसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता करती है। ऐसे ही राज्य में अगर हम देखें तो जो विधानसभा है वो लोकप्रिय सदन है क्योंकि वहाँ भी जनता प्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधि चुन करके भेजती है। यहाँ राज्यसभा को अगर हम देखें तो ये एक स्थायी सदन है। राज्य में अगर हम देखें तो विधान परिषद जो है वो एक स्थायी सदन है, जबकि लोकसभा और विधानसभा जो है दोनों अस्थायी सदन है। यदि लोकसभा को प्रधानमंत्री चाहे तो प्रधानमंत्री के परामर्श से, यानी प्रधानमंत्री यदि राष्ट्रपति को परामर्श देता है कि उसे लोकसभा को भंग कर देना चाहिए तो राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा को भंग कर सकता है और ऐसा अब तक जो है हमारे यहाँ 9 बार हो चुका है। वहीं अगर हम विधानमंडल में देखें तो विधानसभा जो है, विधानसभा को भी भंग किया जा सकता है। तो विधानसभा और लोकसभा ये दोनों जो है अस्थायी सदन है, जबकि राज्यसभा और विधान परिषद दोनों जो है स्थायी सदन है। अगर हम राज्यसभा देखते हैं तो राज्यसभा के जो सदस्य हैं, क्योंकि राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके सदस्य जो है स्थायी बने रहते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। राज्यसभा जो है, राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका निर्वाचन इस तरह से होता है कि प्रति 2 वर्ष बाद 1/3 जो सदस्य हैं वो रिटायर हो जाते हैं और रिटायर होने के बाद में उनकी जगह पे नए सदस्यों का निर्वाचन कर लिया जाता है। उसके अलावा अगर हम विधान परिषद में देखें तो विधान परिषद में भी सेम प्रोसेस होता है। वहाँ पर भी 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य जो हैं वो रिटायर हो जाते हैं और उनकी जगह पे नए सदस्यों का निर्वाचन कर दिया जाता है। तो ये प्रोसेस जो है चलता रहता है और इसीलिए राज्यसभा और विधान परिषद दोनों जो है भंग नहीं की जा सकती क्योंकि ये दोनों स्थायी सदन है। विधानसभा और लोकसभा जो है वो अस्थायी सदन है, इन्हें कभी भी भंग किया जा सकता है। लोकसभा केंद्र में लोकप्रिय सदन है, विधानसभा राज्य में लोकप्रिय सदन है, राज्यसभा केंद्र का स्थायी सदन है, विधान परिषद राज्य का स्थायी सदन है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो स्थायी सदन है दोनों वो उनकी सदस्य संख्या भी निर्धारित की गई है। अब अगर एक जो छोटा पॉइंट और बनता है कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई राष्ट्रपति द्वारा जो है संसद में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, तो 14 है ना। अब 14 कैसे किए जाते हैं वो मैं आपको समझाती हूँ। सीधा सीधा अगर हम देखें तो लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्य मनोनीत करता है, यानी 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों को मनोनीत करता है, और राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है। तो इस तरह से राज्यसभा में 12, लोकसभा में 2, तो टोटल जो है संसद में राष्ट्रपति द्वारा 14 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। यदि सिर्फ पूछा जाए लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है तो 2, राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है तो 12, अगर संसद में कितने सदस्य मनोनीत करता है तो 14, है ना। तो इस तरह से टोटल जो है राष्ट्रपति संसद में 14 सदस्य मनोनीत करता है। और विधानमंडल जो है, विधानमंडल में भी विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय सदस्यों को मनोनीत करता है राज्यपाल। और वहीं हम देखते हैं कि विधान परिषद में जो है 1/6 सदस्यों का मनोनयन होता है, यानी वहाँ पे भी 1/6 सदस्य जो है उनका सहकारी और मनोरंजन, कला, विज्ञान, साहित्य, इन सब क्षेत्रों से जो है उनको मनोनीत किया जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि दोनों तरफ जो है राज्य में और केंद्र में मनोनयन भी होता है।
मैं एक बार आपको इस पूरे जो मैंने अभी अब समझाया है इसको एक बार शॉर्ट में और दोबारा आपको रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, सरकार होती है और सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और व्यवस्थापिका जो है आज हम उसको समझ रहे हैं। व्यवस्थापिका को विधायिका भी कहा जाता है क्योंकि इसमें विधेयक पास किए जाते हैं या विधेयक लाए जाते हैं, तो इसीलिए इसे विधायिका भी कहा जाता है। ये व्यवस्थापिका जो है इसे 2 भागों में बांटा गया है, संघीय व्यवस्थापिका और राज्य व्यवस्थापिका। अब अगर हम संघीय व्यवस्थापिका को देखते हैं तो उसे संसद कहा जाता है और संसद के प्रमुख 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति का वर्णन हमें अनुच्छेद 52 में मिल जाएगा, संसद का वर्णन हमें अनुच्छेद 79 में मिलेगा और लोकसभा का जो वर्णन है हमें अनुच्छेद 80 में यानी 80 में मिलता है। वहीं राज्यसभा का उल्लेख हमें अनुच्छेद 81 में मिलता है। लोकसभा जो है उसके सदस्यों की संख्या मूल संविधान में 500 रखी गई थी, लेकिन बाद में 1987 में गोवा दमन द्वीप पुनर्गठन अधिनियम जो था उसको पास किया गया और उसके तहत सदस्यों की संख्या जो है अधिकतम 552 कर दी गई। लेकिन वर्तमान की परिस्थिति अगर हम देखें तो वर्तमान में लोकसभा में 545 सदस्य हैं और उनमें से भी 530 राज्यों में हैं, 13 केंद्र शासित प्रदेशों में हैं और 2 एंग्लो इंडियन जिन्हें कि राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। अब अगर हम राज्यसभा की स्थिति देखें तो राज्यसभा में सदस्य संख्या 250 है, यानी 250 सदस्य जो है उसमें अधिकतम है। लेकिन वर्तमान में अगर हम देखें तो 245 सदस्य हैं और उन 245 में से भी 233 सदस्य राज्यों से निर्वाचित होकर आते हैं और 12 सदस्य जो हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये हो गई संसद यानी संघीय व्यवस्थापिका। अब हम आते हैं राज्य में, तो राज्य व्यवस्थापिका हम देखते हैं तो राज्य व्यवस्थापिका जो है उसे विधानमंडल कहा जाता है। विधानमंडल के 3 प्रमुख अंग होते हैं, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। अगर हम देखते हैं तो विधानसभा जो है उसमें सदस्य संख्या अधिकतम 500 और न्यूनतम 60 रखी गई है। कुछ राज्य हैं जो अपवाद स्वरूप है और वहाँ सदस्य संख्या 60 से कम भी है। उसी तरह अगर हम विधान परिषद देखते हैं तो विधान परिषद में जो सदस्य संख्या है वो विधानसभा का 1/3 सदस्य जो है उससे कम होते हैं, यानी विधानसभा में जितने भी सदस्य हैं उनके 1/3 से कम सदस्य जो हैं वो विधान परिषद के सदस्य हो सकते हैं। इतना जो है। उसके अलावा हम देखते हैं कि लोकसभा जो है वो अस्थायी सदन है, राज्यसभा स्थायी सदन है। लोकसभा को प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा कभी भी भंग किया जा सकता है और ये अब तक 5 बार हो चुका है। वैसे सामान्य तौर पर अगर हम देखें तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन यदि राष्ट्रपति चाहे तो उसे समय से पूर्व भंग कर सकता है। राज्यसभा अगर हम देखें तो राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और उन्हें जो है वो कभी भी भंग नहीं की जा सकती है राज्यसभा, और उन्हें जो है प्रति 2 वर्ष बाद जो है इसके 2/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं और उनकी जगह पर नए सदस्यों का निर्वाचन कर लिया जाता है। इसी तरह अगर हम राज्य में देखें तो विधानसभा जो है वो एक अस्थायी सदन है, इसे भी समय से पूर्व भंग किया जा सकता है। और अगर हम विधान परिषद को देखते हैं तो विधान परिषद जो है वो एक स्थायी सदन है, इसे समय से पूर्व नहीं, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। इसका कार्यकाल जो है बना रहता है और इसमें भी सेम प्रति 2 वर्ष बाद जो है इसके 1/2 सदस्य जो हैं वो रिटायर हो जाते हैं और उनकी जगह नए सदस्य जो हैं उन्हें निर्वाचित कर लिया जाता है। जैसे हमने देखा कि केंद्र में लोकसभा में 2 सदस्य यानी 2 एंग्लो इंडियन और राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इसी प्रकार विधानसभा में 1 सदस्य और विधान परिषद में 1/6 सदस्य जो हैं उन्हें उनका मनोनयन जो है वो किया जाता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि दोनों ही जो सदन है यानी संघीय व्यवस्थापिका और राज्य व्यवस्थापिका, इन दोनों में लगभग बहुत सारी समानताएं देखने को मिलती हैं। जब मैं अगला वीडियो बनाऊंगी तो बिल्कुल अलग अलग बनाऊंगी, यानी लोकसभा को डिटेल में और राज्यसभा को समझाऊंगी, तो वहाँ आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो आप अगला वीडियो देखिएगा और उसमें आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि लोकसभा और राज्यसभा कैसे कार्य करती हैं, उनका क्या कार्यकाल होता है, क्या योग्यता होती है। तो वो हम डिटेल में जो है अगले वीडियो में समझाएंगे। फिलहाल मैंने ये जो समझाया है इसे आप बार बार पढ़िएगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि इसमें जो है आपको सरकार का जो मैंने इंट्रो दिया था उस इंट्रो के आगे का जो प्रोसेस है यानी उससे आगे की जो चीज़ समझने वाली है वो इसमें मैंने समझा दी है। यानी मैंने आपको
सबसे पहले सरकार, उसके टुकड़े करके बता दिया भाई वो 3 टुकड़ों में विभाजित है, और उसके बाद उसका भी जो एक अंग है उस अंग को भी मैंने विभाजित करके आपको बता दिया है। अब उसका जो एक एक विभाग यानी एक एक जो अंग है उस अंग को मैं समझा दूंगी कि किस तरह से वो कार्य करता है या किस तरह से प्रोसेसर चलता है, तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।